सभी को नमस्कार। चर्चा करते हैं व्याकरण पार्ट 2। लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं यथा पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र आदि। पत्र होता है, पुस्तक, समाचार पत्र आदि क्या होते हैं? ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ हम विचारों को लिखकर तो प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं, इसलिए ये क्या हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। फिर है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, संकेतों के माध्यम से, तथा दूसरों के विचारों को देखकर समझते हैं, भाषा के उस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से हम समझते हैं और समझाते हैं। चौराहे पर खड़ा हवलदार क्या है? वह संकेतों के माध्यम से ही अपने मन के भाव को हम तक पहुंचाता है। यानी कि जब रेड लाइट होती है तो हम सबको रुकने का इशारा करता है, और जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो हम सबको चलने के लिए कह देता है। और हम सब क्या करते हैं? उसके इशारों को देखकर उसके मन के भाव का अनुमान लगा लेते हैं, समझ जाते हैं। तो वह कौन सी भाषा है? वह सांकेतिक भाषा है। फिर है व्याकरण। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र या युक्ति जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। वह शास्त्र या युक्ति जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। यथा राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है कि हिंदी वाक्य है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति बन जाएगा। क्यों बन जाता है? यह ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? यह ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त हुआ। यह सारा ज्ञान हमें किसने दिया? व्याकरण ने दिया। यहाँ रामेण क्यों नहीं हुआ? यहाँ विद्यालय क्यों नहीं हुआ? या गच्छन्ति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्याकरण ने कुछ नियम निर्धारित कर रखे हैं, उन नियमों के अनुसार ही इनमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार कर्ता में प्रथमा रहती है, कर्म में द्वितीय रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार। यह सब ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह सब ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। कौन बताता है? यह सब ज्ञान हमें व्याकरण बताता है। इसलिए क्या हुआ? यहाँ राम क्या है? यहाँ राम कर्ता है, तो कर्ता होने के कारण यहाँ प्रथमा राम है। स्कूल जाना क्रिया है, और कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। स्कूल क्या है? कर्म, तो कर्म में द्वितीय विद्यालय में हो जाएगा। जाना क्रिया है, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग किया जाता है, और यह वर्तमान काल है, इसलिए लट लकार का प्रयोग होगा। और ये है एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा। प्रथम पुरुष क्योंकि यह है राम है, यह वह, इसके लिए वह प्रयोग होगा। क्योंकि सैतवते के लिए प्रयोग क्या होता है? सैतवते और सातेता के लिए प्रयोग होता है प्रथम पुरुष। तवम युवाम यूयम के लिए प्रयोग होता है मध्यम पुरुष, और अहम आवाम वयम के लिए प्रयोग होता है उत्तम पुरुष। फिर है व्याकरण। व्याकरण शब्द। व्याकरण की उत्पत्ति क्री धातु को। व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह जानेंगे। व्याकरण की उत्पत्ति क्री धातु को वी और आंग उपसर्गों का प्रयोग करके और लयुट प्रत्यय होकर व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? अब देख लेते हैं। वी आंग प्लस क्री प्लस लयुट, तो क्या हो जाता है? यहाँ पर वी को यण हो जाता है, हलंत। ई को ये हो जाएगा यण होने पर, और आंग के अंग का लोप हो जाता है, आ शेष रहता है। करी की री को अर हो जाता है, अर होने के बाद लयुट का शेष रहता है, लयुट प्रत्यय का अन। ठीक है, तो वह वर्ण का संयोजन करेंगे वह, क्योंकि बाद में कोई स्वर नहीं है, हाफ ही लिखा जाएगा। यह के बाद आ है, यह को आ कंप्लीट कर देगा व्या। कै को ए कंप्लीट कर देगा, कै कंप्लीट है। रे को ए कंप्लीट कर देगा, कै रे। फिर न है,
न इस रे के कारण, इस रे के कारण न को अण हो जाएगा, व्याकरण बन जाता है। तो वी और आंग उपसर्ग होकर क्री धातु को लयुट प्रत्यय होकर व्याकरण शब्द बनता है। तो फिर है व्याकरण का महत्व। ये व्याकरण का महत्व, व्याकरण जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? व्याकरण शब्दों में वाक्यों के टुकड़े टुकड़े करके उनके यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत करता है, इसलिए इसको शब्द ज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वाक्यों को, शब्दों को अलग अलग करके उनके यथार्थ स्वरूप को जानना कैसे संभव हुआ? व्याकरण के कारण ही संभव हुआ। तो इसे क्या कहा गया है? व्याकरण ज्ञान का जनक भी कहा गया है। जैसे क्या है, उदाहरण देकर समझाया गया है। जैसे बहती हुई नदी होती है, बहती हुई नदी सभी ने देखा है बहती हुई नदी को। तो बहती हुई नदी क्या है? बहती हुई नदी के उदाहरण में क्या बताया इसने कि किनारे, बहती हुई नदी के किनारे पक्के करके किनारे पक्के करके उसकी मेंढ को पक्का करके उसे सही आकार एवं दिशा में लगातार प्रवाहमान रखा जा सकता है। सही आकार में और सही दिशा में लगातार प्रवाहमान रखा जा सकता है। वो लगातार बहती रहे, ऐसा कुछ किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? उसके अगर किनारों को पक्का कर दिया जाए, किनारों को अगर पक्का कर दिया जाए, वह लगातार बहती रहेगी, सही दिशा में, उचित दिशा में बहती रहेगी। ठीक उसी प्रकार भाषा को नियंत्रित व नियमित करने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। व्याकरण भाषा का अनुशासक है, पालक है। वह उसके विकास में बाधा नहीं बनता है। व्याकरण भाषा के लिए निश्चित नियम बनाकर सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। किसी भाषा को व्याकरण मानक रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा को भाषा को क्या करता है? किसी भाषा को व्याकरण ही मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण की श्रेष्ठता ही भाषा को श्रेष्ठ बनाने में सहायक है। व्याकरण श्रेष्ठ है तो भाषा भी श्रेष्ठ है। संस्कृत की श्रेष्ठता उसके व्याकरण के श्रेष्ठत्व में निहित है। व्याकरण की गणना 6 वेदांगों में होती है, 6 वेदांगों में होती है। व्याकरण वेद का मुख कहा गया है। वेदों का मुख किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन बनता है। जो आजकल बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, जो पीजीटी लेवल के भी टेस्ट होते हैं, टीजीटी लेवल के टेस्ट होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्याकरण का मुख किसे कहा गया है, न वेदों का मुख किसे कहा गया। व्याकरण वेदों का मुख माना गया है और यह 6 अंगों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। ये आपका होमवर्क रहेगा, पीडीएफ रहेगी आपके पास। तो इसको समझें और फेयर नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।